गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए नया टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग। और चलिए समझते हैं कि कैसे एक केमिकल दूसरे केमिकल के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके एक न्यू केमिकल को फॉर्म करता है। तो अभी तक तो आपने बहुत सारे केमिकल्स के नाम सुने होंगे, जैसे कि एक केमिकल होता है NaCl। NaCl एक सॉल्ट है जो इसको हम टेबल सॉल्ट भी बोल देते हैं, और हमारे घरों में भी सॉल्ट के तरह इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कैसे कोई केमिकल दूसरे केमिकल के साथ रिएक्ट करके उस न्यू टाइप के केमिकल को फॉर्म करता है। तो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं? तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक कंटेनर लिया है और इस कंटेनर में दो अलग टाइप के केमिकल्स लिए हैं। केमिकल 1 जो कि मैंने रेड पेन से इसको डिनोट किया है, एंड केमिकल 2 जो कि ब्लू पेन से मैंने उसको डॉटेड किया है। तो दोनों ही केमिकल जो हैं इनकी हम रिएक्शन करा रहे हैं। तो रिएक्शन कराते हैं तो इसमें क्या होता है, दोनों ही केमिकल्स के अंदर इनके एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं। ठीक है, एटम्स और आयंस क्या करते हैं, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को या तो ट्रांसफ़र कर देते हैं या फिर शेयरिंग करते हैं। तो जब शेयरिंग और ट्रांसफ़र करते हैं तो इनके बीच में एक बॉन्डिंग बन जाती है और इसी को हम क्या बोल देते हैं, केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड जो है बच्चों, ये एक टाइप का अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो किसी भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट को होल्ड रखता है, यानी बांधे रखता है। तो जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंट्स होते हैं वो आपके एटम्स भी हो सकते हैं और वो आपके आयंस भी हो सकते हैं। तो दो डिफरेंट केमिकल्स को हमने मिलाया है यहाँ पर। दोनों ही डिफरेंट केमिकल्स के जो एटम्स और आयंस हैं आपस में रिएक्ट करके वो एक न्यू टाइप के केमिकल को फॉर्म करेंगे। तो जो केमिकल बॉन्ड होता है ये एक दूसरे में पूरी तरह से मिसिबल हो जाता है, इसी तरह से बॉन्ड को फॉर्म कर देते हैं। तो केमिकल बॉन्ड जो बनते हैं बच्चों, ये दो टाइप से होते हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं ये केमिकल बॉन्ड जो हैं ये फॉर्म क्यों होते हैं। तो केमिकल बॉन्ड जो है ये फॉर्म करते हैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। किसी भी एलिमेंट को अपना ऑक्टेट जब कंप्लीट करना होता है तो उसके एटम्स पे जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, यानी लास्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए हम केमिकल बॉन्डिंग करते हैं। तो जैसे कि किसी भी एटम के पास उसके बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 ही इलेक्ट्रॉन उसको और चाहिए। इसी तरह से अगर किसी के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो उसको 8 बनने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो ये क्या करेगा, किसी दूसरे एटम से, यानी किसी दूसरे केमिकल के एटम से 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। इसी तरह से अगर किसी के पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, किसी दूसरे केमिकल के एटम से 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। बच्चों, शेयरिंग जो होती है वो 4 इलेक्ट्रॉन की होती है और इलेक्ट्रॉन्स की गेन और लूज़ जो करते हैं वो करते हैं मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स तक। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स तक आपके गेन और लूज़ कर सकते हैं एटम्स, और 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ये सारा ही फिनोमिना जो होता है ये होता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो ऑक्टेट रूल को जो भी केमिकल्स फॉलो करते हैं, इसीलिए ऑक्टेट रूल कहता है कि कोई भी बॉन्ड तब फॉर्म होगा जब उनके बीच 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो बॉन्डिंग जो होती है बेसिकली ये हमारी दो टाइप की होती है। पहली बॉन्डिंग आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग हमेशा एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में होती है। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच जब कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो जाता है जब मेटल से नॉन मेटल की तरफ,
तब जो बॉन्ड्स बनते हैं हमारे वो कहलाते हैं आयनिक बॉन्ड। तो जैसे यहाँ पर हमारा सोडियम है, सोडियम के पास 281 यानी लास्ट ऑर्बिट में इसके 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे भी देता है उस केस में भी इसके पास लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। क्लोरीन के पास 287 यानी लास्ट ऑर्बिट में इसके 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 8 बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो सोडियम क्या करेगा, इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा यानी लूज़ करेगा, क्लोरीन को दे देगा। तो जब क्लोरीन को दे देगा यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है यानी लूज़ करता है वो पॉजिटिव हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो निगेटिव हो जाता है। निगेटिव यानी इसके मतलब है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, और ये पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन का एक्सेस था। तो इस तरह से Na ने Cl को 1 इलेक्ट्रॉन देके इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। अब ये आपका 288 हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, यानी दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका 2,8 इसका 288। तो लास्ट ऑर्बिट में दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरह से ये NaCl फॉर्म हो गया। तो कंप्लीट ट्रांसफ़र जब होता है इलेक्ट्रॉन का तब बनता है हमारा आयनिक बॉन्ड। दूसरा जो बॉन्ड होता है वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बच्चों का फॉर्म होता है जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो होती है उसमें हमें क्या करना होता है, जैसे यहाँ पर दोनों एटम हमने लिए क्लोरीन के, तो क्लोरीन के पास 287 है, लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 287 है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है। इनको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और इनको भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये वाला क्लोरीन क्या करेगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। सेम एज ये वाला क्लोरीन क्या करेगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो इस तरह से इन्होंने जब क्लोरीन को हम रिएक्ट कराते हैं तो दोनों ही एटम्स इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, और शेयरिंग करने पर ये इस तरह के बॉन्ड को फॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्लोरीन मॉलिक्यूल यानी Cl2 हमारा यानी क्लोरीन मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बच्चों हो रही है शेयरिंग, इसीलिए इसको हमने बोला है कोवेलेंट, यानी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। तो बॉन्ड जो है हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक आयनिक बॉन्ड, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड। तो ठीक है बच्चों, आगे कुछ और टॉपिक्स लेके आता हूँ आपके लिए। तो होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे आयनिक बॉन्ड्स और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। ओके क्लास, थैंक यू।